मुझे नहीं पता आप सब लोग ये वीडियो किस वक्त, किस दिन या किस जगह पर बैठकर देख रहे हैं, लेकिन मेरे लिए और हम सभी भारतवासियों के लिए आज एक बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है, क्योंकि आज इंडिया के एथलीट नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। और एक लंबे अरसे बाद भारत ने एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भी ये भारत का पहला गोल्ड मेडल है। मैं बहुत खुश हूँ और पूरे देश में खुशी का माहौल है, सब जगह पे सेलिब्रेशन हो रहे हैं और हर एक भारतीय जो इस वक्त अपने घरों में टीवी देख रहा होगा या जिसने भी न्यूज़ सुन ली होगी वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो इस खुशी को अपने मन में लिए चलिए हम आज आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज की जो हमारी कहानी है वो भी भारत की एक बहुत बड़ी जीत को दर्शाती है। तो जो लोग नए हैं उन्हें मैं बता दूं, माय नेम इज़ निधि कौशिक एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निधि टॉक्स। यहाँ पर हम बात करते हैं किताबों की, कहानियों की और लेखकों की। आज की जो हमारी कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो एक थ्रिलर नॉवल भी हम कह सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि एक स्पाई नॉवल है। स्पाई जो कि किसी भी देश में भेजे जाते हैं वहाँ की जासूसी करने के लिए। अक्सर जब भी आतंकवाद का नाम आता है तो हमारे दिमाग में एक ही देश घूमता है जिसका नाम है पाकिस्तान। लेकिन आज इसी मिथ को, इसी गलतफहमी को हटाने के लिए मैं किताब आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, जिसका टाइटल है ड्रैगन्स गेम, रिटन बाय मिस्टर रणविजय एंड पब्लिश्ड बाय हिंदू पब्लिकेशन। ड्रैगन्स गेम में ड्रैगन कौन है? ड्रैगन है चाइना। और कहानी शुरू होती है जब पोखरण में परमाणु परीक्षण इंडिया सफलता से कर लेता है और सारे वर्ल्ड में खलबली मच जाती है कि ये कैसे हो गया। अमेरिका को कानो कान खबर तक नहीं हुई। हालांकि अमेरिका ने थोड़ी सी फटकार लगाई और थोड़ा सा दबाने की कोशिश की इंडिया को, बट वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। इंडिया ने जब परमाणु परीक्षण कर ही लिया और अपने आप को एक परमाणु शक्ति के रूप में साबित कर ही दिया, तो फिर अमेरिका की छोटी मोटी बातों पर क्यों ही जाना। लेकिन इस बात से एक देश को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, जिसका नाम है चाइना। क्योंकि चाइना जो है वो ऑलरेडी एशिया में अपनी धाक जमा कर बैठा था। वो चाहता ही नहीं था कि कोई भी उसे एशिया में एटलीस्ट पकड़ पाए। पूरा वर्ल्ड और इंडिया यही सोचने में बिजी रहे कि चाइना जो है वो अमेरिका और यूरोप कंट्रीज़ के पीछे दौड़ रहा है और अपने आप को वर्ल्ड पावर बनाने के लिए अमेरिका को नुकसान पहुंचाना चाइना की आदत है और वो उसकी बार बार कोशिश भी करता रहता है। लेकिन चाइना में थोड़ा सा अलग सिनेरियो था। इंडिया में इस परमाणु परीक्षण के बाद बीजिंग में बहुत ही खलबली मच गई थी। वहाँ पर अलग ही चीज़ें डिस्कस हो रही थी। उनको एकदम से ये लगा कि हम तो अमेरिका के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन हमने ये चीज़ तो कभी नोटिस ही नहीं की कि इंडिया कितनी तेज़ी से दौड़ रहा है। मैटर ये नहीं करता कि हम अमेरिका को कब तक पकड़ पाएंगे या हमारे और अमेरिका के बीच में कितना डिफरेंस है, लेकिन ये भी मैटर करता है कि इंडिया को कभी भी चाइना तक पहुंचने नहीं देना है। उन्हें हमेशा इतने डिस्टेंस पर रखना है कि वो हमेशा डेवलपिंग कंट्रीज़ की लिस्ट में ही आते रहें, डेवलप्ड कंट्री ना बने। चाइना ने प्लान बनाया कि हम अपने इंटेलिजेंस के कुछ आदमी इंडिया में भेजेंगे जो हमें वहाँ पर होने वाली एक एक चीज़ की खबर देंगे और उन्हीं के सिस्टम का हिस्सा बनकर उनके सिस्टम को दीमक की तरह अंदर से खा जाएंगे। लेकिन उनके सामने एक चैलेंज था। उनके ही इंटेलिजेंस के एक आदमी ने यह सवाल खड़ा किया क्योंकि चाइनीज़ लोग इंडिया में अभी बहुत कम हैं, कुछ ही जगह पर हैं और वो भी चाइना के लिए काम नहीं करना चाहते हैं या इंटेलिजेंस के लिए काम नहीं करना चाहते। तो हमारे लिए ये एक चैलेंज है नए चाइनीज़ लोगों को वहाँ पर भेजना, क्योंकि चाइनीज़ लोग इंडियंस से बिल्कुल भी मिलते जुलते नहीं हैं, ना शक्ल में, ना भाषा में, किसी भी तरह से नहीं। तो ये एक चैलेंज होगा उनको मिक्सअप होने के लिए। तो क्या किया जाए? तो वो एक स्कीम बनाते हैं कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर इंडिया जैसे दिखने वाले लोग रहते हैं और जो इस काम को आसानी से कर सके। तो उनके दिमाग में एक ही देश का नाम आया जिसका नाम था पाकिस्तान। तो वो ISIS से भी संपर्क करते हैं और पाकिस्तान से अंडर ट्रेनिंग 4 ऑफिसर्स को हायर करते हैं, जिनकी जो प्राइमरी ट्रेनिंग थी वो पाकिस्तान में ही कंप्लीट की जाती है, जिसमें ब्रेन वॉशिंग एंड इंडिया के खिलाफ बहुत सारी नफरत भर देना, और फिर अगले 3 लेवल की ट्रेनिंग उन्हें चाइना में आकर दी जाती है। और उन चारों ही लोगों को नाम बदलकर इंडिया भेज दिया जाता है नकली पासपोर्ट्स पर, और उन चारों को इंडियन नाम दिए जाते हैं, राजेश मिश्रा, अनिकेत, शिखर जोशी। लेकिन चौथे को मुस्लिम नाम दिया जाता है, हाशिम। और ये एक बहुत ही तगड़ी स्ट्रेटजी थी चाइना की कि चौथे बंदे को हाशिम नाम क्यों दिया गया, क्योंकि बाकी के जो 3 लोग थे
उनमें से एक आईटी इंजीनियर था, दूसरा मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड थर्ड वन वाज गुड इन थिएटर्स एंड एक्टिंग। लेकिन चौथे को हाशिम नाम दिया गया क्योंकि उसे उन्हें राजनीति में फिट करना था। तो सन 2000 में इन चारों लोगों को नकली पासपोर्ट्स के साथ इंडिया भेजा जाता है और इन चारों के ही बिजनेस सेटअप्स करा दिए जाते हैं, जिसकी फंडिंग चाइना से होती थी और इनके निर्धारित काम इन्हें समझा दिए जाते हैं। समय समय पर चाइना इनसे संपर्क में रहता है, लेकिन कोई भी डायरेक्ट संपर्क चाइना से नहीं होता था। इटली के थ्रू एक कॉल आता था जिससे ये सब लोग इंटरकनेक्टेड होते थे। कभी फोन पे संपर्क नहीं किया जाता था, कभी कोई ईमेल नहीं भेजा जाता था, लेटर नहीं भेजा जाता था, पाकिस्तान से कोई संपर्क नहीं था। सीधा इटली से एक इन्फॉर्मेशन आता था और इन लोगों को काम बताया जाता था। इसी तरह ये मिशन 20 साल तक चलता रहा। 2000 से शुरू होकर 2020 तक इन चारों ही लोगों ने आईटी सेक्टर, मैकेनिकल सेक्टर, जिसमें कि डिफेंस का बहुत बड़ा रोल था, डिफेंस सेक्टर में ये मैकेनिकल के थ्रू घुस जाते हैं और हमारे टैंक्स, मिसाइल्स, प्लेन्स एटसेट्रा के पार्ट्स एंड उनमें लगने वाली वायर्स को ये किस तरह से नीचे दर्जे का या थर्ड ग्रेड मटेरियल के साथ बनाते हैं और उनको सप्लाई करते हैं डिफेंस में। और एक बंदा जो राजनीति में था वो कैसे दोनों राजनीतिक पार्टियों के साथ अच्छे संबंध बनाकर हमारी एक एक इन्फॉर्मेशन चाइना तक भेजता था। तीसरा जो आईटी इंजीनियर था वो सारे सेक्टर्स का डेटा इकट्ठा करता था, सबके सॉफ्टवेयर्स हैक करता था और जितनी भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती थी उसको चाइना तक ट्रांसफ़र करता था। शिखर जोशी जो कि एक थिएटर एक्टर था, वो भी एक बहुत बड़ा थिएटर ग्रुप बना लेता है और उसकी भी मीडिया में बहुत ज़्यादा पहचान हो जाती है। तो 20 सालों से इंडिया में रहते रहते ये लोग अपने नेटवर्क को, अपने बिजनेसेस को बहुत एस्टेब्लिश कर लेते हैं और इंडिया का इस पर ध्यान भी नहीं जाता क्योंकि इंडियन नेम्स थे और बहुत ही आसानी से काम हो रहा था। कोई अड़चन नहीं आई थी, इनके कोई लिंक्स नहीं मिल रहे थे पाकिस्तान या चाइना से, तो किसी भी तरह का कोई शक इन पर नहीं जाता। लेकिन अचानक से इंटेलिजेंस ब्यूरो को अपने पुरानी केस फाइल स्टडी करनी होती है और उन्हें क्लोज करना होता है। तो एक केस आता है जो कि शिखर के अगेंस्ट था, लेकिन उसमें भी तहकीकात करते करते कुछ ठोस सबूत नहीं मिलते हैं। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो एक बार तो उसे बंद करने की सोचता है, लेकिन धीरे धीरे कुछ लीड्स मिलने शुरू होते हैं और ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है। क्या अकेला शिखर ही इस केस में फंसेगा या फिर उन चारों का पर्दाफाश होगा? और अगर चारों का पर्दाफाश भी होगा तो चाइना या पाकिस्तान किसी से भी इनके डायरेक्ट जो हैं वो कॉन्टैक्ट्स नहीं हैं, कोई ईमेल नहीं है, कोई पैसे का लेन देन नहीं है, किसी भी चीज़ का कोई सबूत नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो या फिर हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज इस बारे में कैसे पता लगाएंगी? तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग जॉब था इस चीज़ को लिखना भी, और इंटरेस्टिंग भी है अगर आप लोग इस कहानी को पढ़ेंगे तो इसके आगे की कहानी मैं आपको नहीं बताऊंगी। मैं चाहती हूँ कि आप ड्रैगन्स गेम खुद खरीदें और उसे पढ़ें। अब बात करते हैं किताब के कवर की। कवर किताब का बहुत ही सिंपल है, ड्रैगन्स गेम लिखा हुआ है और एक नकाबपोश की तस्वीर बनी हुई है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि नरेशन, आई जस्ट लव्ड द नरेशन, क्योंकि इतनी बड़ी कहानी यानी कि 20 साल के टाइम स्पैन को सिर्फ 200 पेजेस में लिखना इज अ बिग चैलेंज। और इस तरह की कहानी जिसमें आपको बहुत सारी डिटेलिंग की ज़रूरत है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है, क्योंकि पढ़ने वाले को कनेक्ट कब फील होगा? जब इन्फॉर्मेशन उसे पूरी मिलेगी कहानी के साथ साथ। तो इस इन्फॉर्मेशन को जुटाना, रिसर्च करना और फिर उसे इतनी बखूबी सिर्फ 200 पेजों में समेटना एक बहुत ही काबिले तारीफ काम है। और रणविजय जी की मैं बहुत तारीफ करूंगी इसके लिए, क्योंकि जहां पर डिटेलिंग की ज़रूरत थी उन्होंने बहुत माइन्यूटली और बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से बहुत अच्छे डिटेलिंग में लिखा है। लेकिन जहां पर उन्हें लगता था कि स्किप हो सकती है, वहां पे उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से उसको स्किप किया है कि पढ़ने वाले को ऐसा भी ना लगे कि लिंक छूट गया और कहानी भी समझ में आ जाए। सो आई लव द नरेशन। और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो रियल है। एक फिक्शनल स्टोरी के थ्रू रियल इन्फॉर्मेशन अपने रीडर्स तक पहुंचाना इज अ बिग डील, जिसमें 2008 ताज अटैक की बात की हुई है, 2001 में जो ट्विन टावर पर अटैक हुआ था उसकी बात की गई है, और भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं जो आपने रियल लाइफ में सुने हुए हैं, तो आप और भी अच्छा कनेक्ट फील कर पाएंगे। और जिन्होंने उन इंसिडेंट्स के बारे में नहीं भी सुना होगा वो भी गूगल करके इस चीज़ को पक्का पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा है, तो वो आपको इंटरेस्ट पैदा करती है और आप उसको जानने के जिज्ञासु होते हैं। So I really loved this book and I highly recommend this book to everyone. So go and grab your copies now from the Amazon। और बुक को खरीदने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। फिर से मैं जल्द ही मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ और एक नई किताब के साथ।
Till then, bye bye. Thank you so much and keep subscribing Nidhi Talks.